हेलो स्टूडेंट। तो 12th क्लास का जो अपना ध्रुवण वाला पॉइंट चल रहा था, तो परावर्तन के द्वारा जो ध्रुवण है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो आगे का पॉइंट अपना है वो है यहाँ पर अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। तो अपवर्तन की जो प्रोसीजर है, हालांकि आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि अपवर्तन की जो प्रक्रिया है वो तो आपने पिछले उस डायग्राम में भी दर्शाई थी। तो जब ध्रुवण कोण पर कोई भी अध्रुवित प्रकाश है वो अगर पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश तो पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, लेकिन जो अपवर्तित प्रकाश है वो आंशिक ध्रुवित ही होता है। जैसे देखो डायग्राम में यहां ये अनपोलराइज्ड प्रकाश दिखाया हुआ है, अध्रुवित प्रकाश, ये है अध्रुवित प्रकाश, और आपने इसे यहां पर ध्रुवण कोण पर आपतित कर रखा है। ये एंगल आ गया आईपी ध्रुवण कोण। तो यहां देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ये परावर्तित प्रकाश है ये तो पूरा का पूरा पोलराइज हो चुका है यहाँ, ओके। लेकिन जो ये अपवर्तित प्रकाश है ये उस डायग्राम में पूर्णतया ध्रुवित नहीं हुआ था, इसलिए देखो यहाँ कांच की पट्टिकाओं की जो संख्या वो बढ़ा दी है। जैसे पिछले डायग्राम में केवल एक ही कांच की पट्टिका थी, और यहाँ पर इन पट्टिकाओं की जो संख्या है वो पहले से ज्यादा है। जैसे आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ 3 पट्टिकाएं दिखाई हुई है, तो इसे हम बोल सकते हैं पट्टिका समुदाय, पट्टिका समुदाय। तो यह एकदम सिंपल सी लैंग्वेज है, ज्यादा डिटेल नहीं है कि यदि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण कोण पर किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित करते हैं तो परावर्तित प्रकाश तो पूर्णतया ध्रुवित हो जाता है, परावर्तित प्रकाश तो पूर्णतया ध्रुवित हो जाता है, लेकिन अपवर्तित प्रकाश है वो आंशिक ध्रुवित होता है। जो ये अपवर्तित प्रकाश है वो आंशिक ध्रुवित होता है, लेकिन अगर पट्टिकाओं की संख्या बढ़ा दी जाए तो अपवर्तित प्रकाश भी यहां पूर्णतया क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, ओके। अब इसके बाद में जो अपनी तीसरी प्रोसीजर थी जो थी द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण, द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण। ये नाम हो सकता है आपके लिए नया हो कि भाई अपवर्तन में यहां 2 बार कैसे हैं। तो यहां अपन बात करते हैं कि एक विशेष आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एंगल भी जैसे 68 डिग्री है इस टाइप से दिख रहा होगा। तो ये यहां पर आपके सामने है कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल। तो जैसे ही आप किसी अध्रुवित प्रकाश को कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर डालते हो, जैसे यहां से देखो ये जो आपतित हो रहा है ये यहाँ अध्रुवित प्रकाश, तो अध्रुवित प्रकाश को जैसे ही आप किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित करते हो तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि अपवर्तन के पश्चात यहाँ आपको 2 किरणें बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये दोनों ही किरणें क्या है, यहाँ पर अपवर्तित किरण है। इसमें एक तो है ई रेज, इसे तो हम बोलते हैं असाधारण किरण, असाधारण किरण। असाधारण इसलिए क्योंकि ये अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती, और एक है ओ रेज, इसे हम बोलते हैं साधारण किरण। तो द्विअपवर्तन का मतलब यही है कि जब अध्रुवित प्रकाश कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात हमें 2 किरणें प्राप्त होती है, और इसी घटना को हम बोलते हैं द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण। क्योंकि ये जो दोनों किरणें आपको प्राप्त हुई है तो दोनों ही यहां पर ध्रुवित है। जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा एक में जो डॉट लगे हुए, इसका मतलब इसमें विद्युत सदिश के कंपन है वो तल के लंबवत है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा तीर का निशान, यानी विद्युत सदिश के जो कंपन है वो तल के समांतर है। और अध्रुवित में आपने देखा होगा विद्युत सदिश के जो कंपन है, जैसे देखो यहाँ तल के लंबवत भी है और तल के समांतर, दोनों एक ही साथ है, यहाँ पर अलग अलग हो गए, ओके। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण, ठीक है। जब भी अध्रुवित प्रकाश को कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है तो अपवर्तन के पश्चात हमें 2 किरणें प्राप्त होती है, ई रेज ओ रेज, यानी असाधारण किरण और साधारण किरण। इनमें से जो अपवर्तन के नियम का पालन करती है वो साधारण है, और जो अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती वो असाधारण किरण है, ओके। अब इस पर आधारित एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको दिया हुआ है जो आपको एक बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे अपन। तो आगे का जो पॉइंट है अपना
तो वो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट है आपका निकोल प्रिज्म का। 2019 में आपको 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि इसमें ऐसा कोई बड़ा वाला पॉइंट नहीं है, केवल थोड़ा सा समझना है आपको। तो निकोल प्रिज्म में आप देखोगे कि आपको वही डायग्राम वापस दिखाई दे रहा है, जो कैल्साइट क्रिस्टल का आपने डायग्राम देखा था वो का वही डायग्राम यहाँ पर वापस है। ओके, इसमें आप देख रहे होंगे कि 68 डिग्री का जो एंगल है, यानी निकोल प्रिज्म बनाने के लिए आप जो कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा लेते हो, निकोल प्रिज्म बनाने के लिए जो कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं, वो हम इस प्रकार से चुनते हैं कि उसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो चौड़ाई से 3 गुना हो। लंबाई चौड़ाई की तुलना में कितना हो? 3 गुना। पहला काम तो देखो ये। दूसरा कि इसका जो ये वाला एंगल है, ये होता है आपका 71 डिग्री, जिसे हम क्या करते हैं यहां पर थोड़ा सा घिसकर 68 डिग्री का बना देते हैं। 71 डिग्री वाले कोण को थोड़ा सा घिसकर 68 डिग्री का बना देते हैं, और ये वाला जो कोण है ये 109 डिग्री का होता है। ओके, तो ये घिसने के कारण फिर यहां पर चेंज होकर ये हो जाएगा 112 डिग्री का। ओके, जो 71 वाला था 68 का हो जाएगा, और जो 109 वाला है वो यहाँ पर 112 डिग्री का हो जाएगा। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसकी जो ये सतह है उसको समतल बनाकर यहाँ विकिरण टू विकिरण इसे काट देते हैं। देखो आपको 2 भागों में कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जहां पर मैं रेड लाइन आपको दिखा रहा हूं। और इसे काटने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसकी सतह को थोड़ा समतल बनाते हैं, और एक पारदर्शी सीमेंट होती है जिसका नाम है कन्नाडा बालसम। एक पारदर्शी सीमेंट है जिसका नाम है कन्नाडा बालसम। इस पारदर्शी सीमेंट से हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ओके, फिर इसके बाद में जो कार्य विधि की प्रोसीजर है, ये तो मान लो बनावट की एक प्रोसीजर है, जो मैं दोबारा बोल देता हूं कि निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का जो टुकड़ा है वो इस प्रकार से लेते हैं कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना हो। ठीक है, इसके फलक के मध्य का झुकाव कोण है वो 71 डिग्री होता है, जिसे घिसकर हम 68 का बना देते हैं। ओके, और दूसरे कोण को हम 109 से 112 डिग्री का बनाते हैं। क्रिस्टल को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटते हैं कि काट फलकों के विकिरण के समांतर होती है, जो आपको मैंने ये डायग्राम में रेड लाइन दिखाई है, और कटे हुए भाग को पारदर्शक सीमेंट है कन्नाडा बालसम, उससे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, अब यहां हम देखते हैं कार्य विधि की जो प्रोसीजर है। तो जैसे ही ये अध्रुवित प्रकाश, तो जैसे ही ये अध्रुवित प्रकाश यहां पर आपतित होता है, तो ये किरण देखो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा यहां पर रेड कलर की है। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको अलग कलर दे देता हूं। ठीक है, ये 2 हो गई। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको देखो याद रखना है। ये जो कैल्साइट क्रिस्टल का जो टुकड़ा आपके सामने है, तो अगर साधारण किरण की बात आप करते हो, ठीक है, तो साधारण किरण यहां पर जो दिखाई दे रही है आपको, ये ई रेज वाली, ये देखो साधारण किरण की बात अपन करते हैं। तो इस साधारण किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का जो अपवर्तनांक है, ठीक है, वो यहां पर होता है 1.65। साधारण कांच का 1.5 है, इसके लिए यहां पर 1.65। असाधारण किरण जो आपको रेड कलर वाली दिखाई दे रही है, उसके लिए है यहां पर 1.5। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहां जो ये आपने पारदर्शक सीमेंट लगाई है कन्नाडा बालसम, इसका जो अपवर्तनांक है वो है यहां पर 1.46। ओके, अब यहां आप एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर देखिए कि जो ये रेड वाली किरण है, ओके, जो यहां पर कैसी है, असाधारण किरण है। तो इस असाधारण किरण के लिए आप खुद देखिए कि कन्नाडा बालसम वाला जो पार्ट है वो तो है 1.46, यानी ये तो हो गया इसके लिए विरल माध्यम, और किरण का खुद का अपवर्तनांक है 1.5, तो ये हो गया इसके लिए सघन माध्यम, यानी ये किरण तो यहां विरल से सघन में जा रही है। ठीक है,
लेकिन अगर आपको दोनों में से किसी एक किरण को यहां से हटाना हो, क्योंकि दो किरणों को हम एक साथ काम में नहीं ले सकते, तो आप गौर से देखिए कि साधारण किरण जो ये ग्रीन वाली है, इसका अपवर्तनांक है यहां पर 1.65 और 1.65 का मतलब ये तो हो गया यहां सघन माध्यम, और इसकी तुलना में 1.46 कम है, तो ये हो गया यहां पर विरल माध्यम। और अगर आप किसी किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा अलग करते हो तो उसकी पहली शर्त यही है कि प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से ही किसमें जानी चाहिए, विरल माध्यम में। तो यहां देखिए ये जो ग्रीन वाली किरण है, देखो इस कर्नाडा वाल्सम को क्रॉस नहीं कर रही है, यहां से घूमकर बाहर निकल गई, ठीक है। और यहां अगर अपन कोई ब्लैक कलर रख देते हैं तो ये किरण यहां पर अंदर के अंदर ही अवशोषित हो जाएगी। तो जो दो किरणें बाहर निकल रही थी तो उनमें से एक किरण को आपने हटा दिया, अब एक ही किरण बाहर जा रही है। तो इस तरीके से आप निकोल प्रिज्म के द्वारा किसी भी अध्रुवित प्रकाश को पूर्णतया ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए देखो मैं लैंग्वेज जो कार्य विधि है वो वापस बोल देता हूं। तो कार्य विधि आप इस प्रकार से लिखोगे कि जब अध्रुवित प्रकाश फलक पर आपतित होता है, या आपको आपतित होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो वह दो किरणों में विभाजित हो जाता है। साधारण किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक 1.65, असाधारण किरण के लिए 1.5 और कर्नाडा वाल्सम के लिए 1.46 होता है। साधारण किरण के लिए अपवर्तनांक जो 1.6 है, कर्नाडा वाल्सम के अपवर्तनांक 1.5 से ज्यादा होगा, इसलिए यहां पर जो आपका आपतन कोण है वो भी यहाँ क्रांति कोण से ज्यादा। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो आपने ये 68 डिग्री घिसकर किया उसका रोल क्या है। तो दूसरी शर्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या होती है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ क्रांति कोण होता है 69 डिग्री, लेकिन देखो 68 तो आपने ऑलरेडी रख दिया, और यहाँ निकोल प्रिज्म की लंबाई आपने चौड़ाई से लिए 3 गुना ज्यादा। तो जब ये किरण इतनी दूर तक संचरित होगी तब तक इसका आपतन कोण 69 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो दोनों शर्तें वो यहां पर लागू हो गई है। पहली शर्त कि प्रकाश की किरण सघन से ही विरल में जानी चाहिए, और दूसरी शर्त कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो आपने साधारण किरण को यहां पर अलग कर लिया और असाधारण किरण यहां देखो अलग निकल गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकोल प्रिज्म के द्वारा एक समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पर देखो एक केवल और केवल एक थ्योरेटिकल प्रोसीजर है, ठीक है, यह आपको थोड़ा याद रखना है। ओके, और यहां जो लैंग्वेज है ये दिखाई हुई है कि साधारण किरण का अपवर्तनांक यहाँ 1.6 है, ठीक है। इसके बाद में कर्नाडा वाल्सम जो रबर आपने लगाया उसका अपवर्तनांक 1.5 है, और उसके बाद में जो आपकी असाधारण किरण है उसका अपवर्तनांक यहाँ पर 1.46 है। ओके, तो एक सिंपल सी प्रोसीजर यहाँ निकोल प्रिज्म की है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह थ्योरेटिकल मैटर है वो याद करना है, और इसका जो नोट्स वाला पार्ट है वो लिंक में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। तो जो ध्रुवण का पॉइंट अपन पढ़ रहे थे, तो अगली कड़ी में जो मुख्य पॉइंट है आपका चौथे नंबर का, द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जो छोटा क्वेश्चन है उसके रूप में कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण, ठीक है। द्विअपवर्तन आपने पढ़ लिया था। तो यहां देखिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको यहाँ एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, और विद्युत सदिश के कंपन अगर सभी दिशाओं में होते हैं तो ऐसे प्रकाश को तो हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। ओके, ये आपने पढ़ रखा है, अनपोलराइज्ड लाइट है अध्रुवित प्रकाश। ये आपको एक पट्टिका से यहाँ दिखाई दे रही होगी, तो ये यहाँ पर आप मान सकते हो कि ये है यहाँ पर टूरमेलीन क्रिस्टल। आपने पहले कैल्साइट क्रिस्टल देखा था, ये है टूरमेलीन क्रिस्टल। तो यहाँ देखो थोड़ी सी प्रोसीजर सेम है कि जैसे ही ये अध्रुवित प्रकाश टूरमेलीन क्रिस्टल पर आपतित होता है, तो यहाँ भी अपवर्तन के पश्चात आपको दो किरणें प्राप्त होती है। जैसे देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक में कंपन मुख्य अक्ष के समांतर और एक में कंपन मुख्य अक्ष के लंबवत है, फिर समांतर है, फिर लंबवत है। इस तरीके से देखो ये कंपन चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि इस टूरमेलीन क्रिस्टल की जो अक्ष है, उस अक्ष के लंबवत कंपन करने वाली जो किरण है
वो अंदर के अंदर ही अवशोषित हो जाती है और केवल एक ही किरण बाहर निकलती है। तो निकोल प्रिज्म में आपने देखा था कि कन्नाडा बाल्सम की प्रोसीजर लगाकर वैसे आप किरण को अलग करते हो, लेकिन यहाँ देखो ऑटोमेटिक ही आपको एक ऐसी कंडीशन मिल गई कि टूरबेलिन क्रिस्टल है वो एक किरण को अंदर के अंदर ही अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण, जिसमें एक किरण अंदर के अंदर ही क्रिस्टल के द्वारा अवशोषित कर ली जाए। ओके, अब इसी कड़ी में हम पढ़ते हैं पोलेरोइड। पोलेरोइड क्या है? ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे सस्ती और व्यापारिक युक्ति है। इसे कई बार आपसे पूछा गया है। तो पोलेरोइड क्या है? ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे सस्ती और व्यापारिक युक्ति है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, निकोल प्रिज्म काम करता है द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर और पोलेरोइड कार्य करता है द्विवर्णता के सिद्धांत पर। ओके, और ये माना गया है कि पोलेरोइड के द्वारा, जैसे नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, ये अध्रुवित प्रकाश है और ये पोलराइजिंग फिल्टर, यानी अगर इसे आप पोलेरोइड मानते हो तो ये माना गया है कि इस विद्युत सदिश के कंपनों में जो कंपन इस पोलेरोइड की अक्ष के अनुदिश गिरते हैं, ये देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा इसका एक्स वाला पॉइंट है वैसा ही कंपन देखो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश को हम बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश। और ये माना गया है कि पोलेरोइड के द्वारा जो ध्रुवित प्रकाश आपको प्राप्त होता है वो 99.99% यानी पूरी तरीके से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। और ये क्या है? सबसे सस्ती और व्यापारिक युक्ति है। ओके, जो त्रिविम चित्रों को और इनको हम देखते हैं वो सब कार्य आपका पोलेरोइड के द्वारा ही संपन्न होता है। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये पोलेरोइड आप बनाते कैसे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल इसकी देखनी है। हालांकि थ्योरेटिकल मैटर है, लेकिन मैं आपको लिंक उपलब्ध करवा दूंगा जिसमें कंप्लीटली थ्योरी बेसिक लिखी हुई मिल जाएगी। तो पोलेरोइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम है हर्पेथाइट क्रिस्टल। तो कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट या फिर कुनेन का आयोडोसल्फेट या फिर कुनेन का आयोडोसल्फेट, इनको आप क्या करते हो? सूक्ष्म आकार में पीस लेते हो। ठीक है, और इनकी क्रिस्टल संरचना आप बना लेते हो, यानी क्रिस्टल रूप में ही आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आप इसके ऊपर क्या करते हो? नाइट्रोसेलुलोज, या आपको नाम याद रखना है, इसके ऊपर आप नाइट्रोसेलुलोज द्रव्य की पतली फिल्म इस प्रकार से फैलाते हो कि सभी अणुओं की एक्स क्या हो जाए? समांतर हो जाए। इसकी नाइट्रोसेलुलोज द्रव्य की पतली फिल्म इस प्रकार फैलाई जाती है कि सभी अणुओं की एक्स क्या हो जाए? समांतर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल बनेंगे तो ये क्या होते हैं आपके? ये उच्च कोटि के डाइक्रोइक या द्विवर्णक होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब इस पर आप अध्रुवित प्रकाश आपतित करते हो तो ये क्या करते हैं? लंबवत कंपन करने वाली जो किरण है उसको अंदर के अंदर ही अवशोषित कर लेते हैं। जैसे देखो डायग्राम में मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये जो लंबवत कंपन है देखो लास्ट यहाँ तक है, इसके बाद में ये कंपन नहीं आ रहे, देख लो पूरी किरण बाहर आ गई, क्योंकि ये कंपन अंदर के अंदर ही अवशोषित हो जाते हैं। तो पोलेरोइड बनाने के लिए आप हर्पेथाइट या कुनेन का आयोडोसल्फेट के अणुओं को सूक्ष्म आकार में पीसकर इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज द्रव्य की पतली फिल्म इस प्रकार फैलाते हो कि सभी अणुओं की एक समांतर हो जाए, और फिर आप इस व्यवस्था को कांच की पट्टिकाओं के बीच में सुरक्षित रख देते हो, जिससे ये बन गया आपका पोलेरोइड। ओके, ये तो पोलेरोइड की आ गई बनावट। कार्य विधि सेम इसी प्रकार से है। मैं बोल देता हूं कि जब अध्रुवित प्रकाश किरण का जो पुंज है वो पोलेरोइड फिल्म से गुजरता है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है? अपवर्तन के पश्चात वही दो किरणें प्राप्त होती है, एक में कंपन मुख्य अक्ष के समांतर और एक में मुख्य अक्ष के लंबवत होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ लंबवत कंपन करने वाली जो किरण है, यहाँ देखिए आप, वो अंदर के अंदर ही क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है, और इस प्रकार से आपको समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। और पोलेरोइड सबसे सस्ता है, इसलिए देखो जितने भी अपने वाहन है, जैसे कार है या कोई भी बड़ा वाहन है,
इनकी जो हेडलाइट होती है आगे वाली जो मुख्य लाइट है, तो इस हेडलाइट का जो कांच होता है, ठीक है, वो पोलेरोइड युक्त ही होता है कि रात्रि के समय सामने वाला वाहन का जो ड्राइवर है उसकी आंख पर कभी भी क्या है, पूरी तीव्रता का प्रकाश ना गिरे, क्योंकि पोलेरोइड क्या करता है, उसकी चमक को कम कर देता है। दूसरा, जो त्रिविमीय चित्र होते हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम, तो त्रिविमीय चित्र जो 3D डायग्राम आप बोलते हो, कई बार सुनते भी हो कि ये 3D मूवी है, इसे देखने के लिए आपको विशेष प्रकार का चश्मा लगाना पड़ेगा। तो वो चश्मा होता है, उसके जो कांच है वो पोलेरोइड युक्त होते हैं। इसके बाद में जितनी भी ट्रेन है, ठीक है, और हवाई जहाज है, इनमें आप देखते हो कि इनकी खिड़कियों के जो शीशे हैं, तो इनकी खिड़कियों के जो शीशे हैं वो पोलेरोइड युक्त ही होते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रकाश तो अंदर आता है लेकिन उसकी जो चमक है वो चमक अंदर नहीं आती है, क्योंकि पोलेरोइड उसे बाहर की बाहर ही रोक देता है। ओके, और इसके द्वारा ही आप क्या करते हो कि जो धातुओं के प्रकाशिक गुण है उनका अध्ययन भी इसी के द्वारा ही करते हो। ओके, इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। अगर आप एक सिंपल सा पॉइंट आपको और दिया हुआ है, प्रकाश का संसूचन, कि आप किस प्रकार से पता लगाओगे कि प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप एक ही पोलेरोइड को क्या कर सकते हो, 2 जगह काम में ले सकते हो। जैसे देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी पोलेरोइड है, ये भी पोलेरोइड है, लेकिन जिस पोलेरोइड को आप क्या करते हो, किसी प्रकाश स्रोत के पास में यानी अध्रुवित प्रकाश के पास में लगा देते हो, उसे तो हम बोलते हैं फिर ध्रुवक, ठीक है। और दूसरा जो आपकी आंख के पास होता है, जिससे आप ये देखना चाह रहे हो प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसे हम बोल देते हैं विश्लेषक। तो यानी पोलेरोइड को हम 2 तरीके से प्रयुक्त कर सकते हैं, पोलराइजर के रूप में और एनालाइजर के रूप में, यानी ध्रुवक और विश्लेषक के रूप में। अब हम क्या करते हैं कि जो मान लो जैसे ये नेचुरल लाइट है, ये मान लो एक बल्ब है, तो बल्ब के सामने एक पोलेरोइड को तो आपने कर दिया नियत, ठीक है। तो इससे देखो ये जो सीधे सीधे कंपन इसकी अक्ष पर गिर रही है, तो 2 कंपन बाहर आ गए। अब आगे वाला जो पोलेरोइड है जो आपके हाथ में है, तो जैसे ही आप इसे एक पूरा चक्कर घुमाते हो, तो अगर दोनों की अक्ष बराबर रहेगी तब तो आपकी आंख पर क्या है कि आपको तीव्रता मिलेगी मैक्सिमम। लेकिन अगली कंडीशन में जैसे ही आप इसे घुमा दोगे और 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो यहाँ तीव्रता आ जाएगी मिनिमम, फिर आप घुमाओगे मैक्सिमम, फिर घुमाओगे मिनिमम। तो अगर ऐसा हो कि एक ध्रुवक को स्थिर रखकर एक विश्लेषक का पूरा कंप्लीट चक्कर आप लगाते हो, जिसमें तीव्रता का मान 2 बार मैक्सिमम हो और 2 ही बार मिनिमम हो, तो ऐसा मान लिया जाता है कि जो प्रकाश है वो पूर्णतया क्या हो गया, ध्रुवित हो गया। ओके, ये दोनों ही प्रक्रिया देखो यहाँ डायग्राम में दिखाई हुई है कि इस पोलेरोइड और इस पोलेरोइड की अक्ष देखो समांतर है, तो ये कंपन आगे की ओर निकल गए, आगे की ओर निकल गए, तो तीव्रता का मान यहाँ मैक्सिमम हो गया। दोनों की अक्ष समांतर है, तो कोण का मान कितना मानोगे भाई, 0 डिग्री। ओके, यहाँ देखो पोलेरोइड एक तो नियत ही है, लेकिन तो दूसरा था एनालाइजर, इसकी अक्ष को आपने घुमा दिया, घुमाते ही देखो यहाँ नो लाइट है, यानी तीव्रता का जो मान है वो क्या हो गया, यहाँ मिनिमम हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप ये बोलते हो कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तो इसी कंडीशन पर एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है मेलस। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर के रूप में आपको 2019 में पूछा गया था, मेलस का नियम। तो देखो मेलस का नियम भी यहाँ पर इसी प्रकार से दिया हुआ है कि पोलेरोइड से निर्गत, दोनों को मिक्स में अपने एक ही नाम एक बार दे सकते हैं, या पोलेरोइडो से मान लो, तो पोलेरोइडो से निर्गत प्रकाश की तीव्रता का मान, निर्गत प्रकाश की तीव्रता का मान, तीव्रता को मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूं, तीव्रता का मान ध्रुवक व विश्लेषक, ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के मध्य बने, की अक्षों के मध्य बने कोण की कोज्या, कोज्या का मतलब आप समझते हो कि कोण को कोस के साथ लिखना है, तो कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। इंपॉर्टेंट नियम है, एक बार हालांकि लिंक पे आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन एक बार इंपॉर्टेंट नियम था तो फिर भी मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, समानुपाती होता है, यानी तीव्रता आई समानुपाती होती है दोनों के बीच में बने कोण की कोज्या के वर्ग के। जैसे ही आप यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, यहाँ नियतांक आ जाएगा आई डॉट कोस स्क्वायर थीटा।
ओके, अब देखो आपके सामने डायग्राम, अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो इसी फॉर्मूले में आप लिखोगे I बराबर आई डॉट कोस स्क्वायर 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो ये मान I का आ गया आई डॉट, यानी यहाँ पर आपको प्रकाश मिलेगा, हालांकि चमक तो रुक जाएगी लेकिन प्रकाश आएगा। दूसरा 90 डिग्री की कंडीशन में I बराबर आई डॉट कोस स्क्वायर है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान है यहाँ 0, तो ये मान कंप्लीटली हो जाएगा 0, यानी नो लाइट, कोई तीव्रता कोई चमक आपको यहाँ बिल्कुल कोई प्रकाश नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका मेलस का नियम है। ओके, और आपने पढ़ लिया ये पोलराइड वाला पॉइंट, तो ये कंप्लीटली होता है आपका ध्रुवण वाला पॉइंट। ओके।